बलूचिस्तान में बीएलए ने एक आर्मी कैंप को अपने कब्जे में ले लिया है। पता लग रहा है कि बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ के हमले में 17 जगह हमले हुए, जिसमें 18 सैनिक मारे गए। एक आर्मी कैंप जो कि सुराब इलाके में बलूचिस्तान में, जिसका नाम जो कि गीदार एरिया में है, वहां पर हमला करके आर्मी कैंप कब्जे में ले लिया गया है। इस आर्मी कैंप को कब्जे में लेने के साथ कई व्हीकल्स आर्मी के डिस्ट्रॉय कर दिए गए। एक ऐसे टाइम पे जब आर्मी कैंप कब्जे में लिए जा रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी पर हमले हो रहे हैं, और ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तानी आर्मी सेफ नहीं है बलूचिस्तान पे, 17 हमले 24 घंटे में, ऑन एन एवरेज आगे पीछे करके देख लो तो सवा घंटे में एक हमला, उससे भी कम 1 घंटा 10 मिनट में एक हमला, बहुत बड़ी चीज होती है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब जो हैं वो कुछ समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो अपने आप को खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वयं को फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल साहब कुछ समझ रहे हैं क्या इस सिचुएशन की, क्या कितनी अहमियत है और कितना बड़ा खतरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनको अब चैलेंज करने वाला कोई नहीं। वो जाकर के व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलके आते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप सिर्फ ताली बजाती रहती है, सिर्फ देखती रहती है। ओह, फील्ड मार्शल करके सबको पता है ना कि जितना कुछ मिल रहा है वो भी फील्ड मार्शल की मेहरबानी से। अगर उसके खिलाफ बोले तो ये भी जाता रहेगा। फील्ड मार्शल साहब श्रीलंका जा रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब श्रीलंका जाएंगे, बहुत सारी एक लग्जरी ट्रिप है, 5 स्टार होटल में ठहरेंगे। जब पाकिस्तान के पास पैसे की कमी है, एक एक डॉलर के लिए तरस रहा है, वहां 5 स्टार होटल का खर्चा पाकिस्तान की गवर्नमेंट देगी। ऑस्टेरिटी कट्स लगाए जा रहे हैं, इकोनॉमी कट्स लगाए जा रहे हैं, और वो कट्स ऐसे लगाए जा रहे हैं कि कोई 5 स्टार होटल में नहीं ठहरेगा, कोई लग्जरी कार में नहीं जाएगा। वो सारी चीजें ताक पे आर्मी चीफ 5 स्टार होटल में ठहरेंगे, लग्जरी कार्स यूज करेंगे, हेलीकॉप्टर्स यूज करेंगे, और उनके लिए बहुत आलिशान प्रोग्राम्स किए जाएंगे, और सारा खर्चा पाकिस्तान गवर्नमेंट का। एक ये कि आर्मी के कैंप पे कब्जा हो रहा है, आर्मी चीफ रंगरलियां मना रहे हैं। मेरे साथ इसी पे बात करने के लिए गिरधर ममीडी सर, जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, और सर एक लंबे अरसे से इंडिया में इंटरनेशनल रिलेशन पे काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये आर्मी चीफ को आप कैसे लेंगे? एक कहावत है अंग्रेजी की, नीरो वाज फिडलिंग व्हेन द रोम वाज बर्निंग। रोहित जी, आपको आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण जी। देखिए, आप भी ना रोहित जी, आप मजाक कर लेते हो। आपको समझना चाहिए, एक मोमिन जो है 10 काफिरों पे भारी पड़ सकता है, और इतना बड़ा मुल्क भारत को वो मजा चकाया, इतना हराया, ऑपरेशन सिंदूर में इतना मेहनत करके जीत हासिल किया, हमारे पूरे ठिकानों को उड़ा दिया, आदमपुर के S-400 को उड़ा दिया, दिल्ली में उनका क्या कहते हैं उसको, ड्रोन्स उड़ रहे थे, पूरा हमारी मोदी जी के कॉन्वॉय को वो ट्रैक कर रहे थे। इतना मेहनत किया ना, थोड़ा उसको भी रेस्ट लेना मांगता है ना वो भी। तो श्रीलंका गया तो आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है आपको? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं सर, मुझे तकलीफ नहीं सर, मैं तो बता रहा था कि क्या सिचुएशन है भाई। जब कंट्री चल रहा है, वो लग्जरी की ऐश ले रहे, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, नो डाउट, इंडिया को हरा भी दिया, लाल किले पे झंडा गाड़ दिया, लेकिन वो कंट्री की हालत तो खराब है। उस कंट्री में अपनी आर्मी के साथ तो नहीं खड़े साहब। आप भी ना रोहित जी, वहां कौन सी देश है? वहां तो आर्मी है, आर्मी के लिए देश है, देश के लिए आर्मी नहीं है। हमारी देश में तो हमारी सेना हमें रक्षा करने के लिए, हमें महफूज रखने के लिए, हमारी सेवा के लिए है हमारी सेना, मगर वहां पूरा देश फौज की सेना के लिए देश है उनके पास। एवरी कंट्री हैज अ मिलिट्री। पाकिस्तान आर्मी हैज अ कंट्री। पाकिस्तान देश का कोई मिलिट्री नहीं है, वहां मिलिट्री है, देश पूरा उनको सेवा करना है, तो उसमें क्या रखा है? तो ऑब्वियसली वहां लोग मरे हैं या भूख मरे हैं या उनको पानी नहीं है, पानी की किल्लत है, सर क्या फर्क पड़ता है? दे आर डर्टी थर्ड रेट लोग है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? दीन को बचाने वाले फौज है, गजवा हिंद करने वाली फौज है,
तो उनका तो हक बनता है ना, अपना जान हथेली पे रख के वो लोग गजवा हिंद कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना। जब जन्नत में जाएंगे, बदतर हुरों के साथ कुछ करना है तो उससे पहले थोड़ा ट्रेलर वेलर मार के आते हैं श्रीलंका जाके, तो यही चलता है उसका। अभी क्या राइट। कहें बताइए। तो असीम मुनीर अब ये एस्टैब्लिश कर दिया कि वो फील्ड मार्शल हो गया, और शहबाज शरीफ पर इनके जितने भी उसके पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को मतलब लिटरली खत्म कर दिया। अभी कू करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक बार आप कू करोगे, बहुत से देशों का पॉलिसी है, आप आर्मी टेक ओवर करेगा, डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई जाएगा तो ऑटोमेटिकली सैंक्शंस लग जाएंगे। इवन अमेरिका में भी वो पॉलिसी है, मगर वो उसके मन मर्जी जब करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है। जापान करेगा, बहुत से ऐसे यूरोपियन देशों में बहुत से लोग करेंगे। तो ये इस झंझट में क्यों पड़ना है, वो तो अपना पालतू कुत्ता है ना। जो असीम मुनीर बोलेगा, मतलब वो शहबाज शरीफ और लकीर के आगे जाने का हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। तो ये चीज है। मैंने रिपोर्ट्स ये भी देख रहा हूं कि आसिफ अली जरदारी को हटाने की एक नैरेटिव चल रहा है। हटा के क्या करोगे आप, वो भी क्या कर सकता है बेचारा। यहाँ से जो जीएचक्यू से जो पर्ची जाती है, उसके ऊपर साइन करने से सिवा उसके अलावा उनके पास कोई चारा है, कुछ कर सकता है वो? कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये ऑल द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, बस दे आर ऑल पूरे दुनिया को दिखाने के लिए वो एक सामने रखने वाली एक मुखौटा है, वो पूरा वही चला रहा है, उनके हाथ में है। वो बहुत थक गया है बेचारा, इसीलिए जा रहा है श्रीलंका। 2 हेलीकॉप्टर राइड है, पूरा उनका मोटर बाइक का कैवलकेड होगा, उसका खर्चा पूरा पाकिस्तान के आम नागरिक को उठाना पड़ेगा ना। वो इतना बड़ा जीत हासिल किया है, और वो अभी फील्ड मार्शल भी हो गया, तो उसका तो दायित्व बनता है। और पीछे क्या कहेगा वो, हम श्रीलंका जाके श्रीलंका से हम भारत के खिलाफ कुछ मुहिम छेड़ने के लिए जा रहे हैं। बांग्लादेश तो हमारे कब्जे में है, अभी एक और फ्रंट खोलेंगे, इसको मजा चकाएंगे, श्रीलंका से हम जो करना है करेंगे, ये नैरेटिव है उधर। मगर ये बंदा जाके क्या करने जा रहा है, वहां की जो हाथियों का जो क्लिनिक है वहां जाएंगे। सिगरिया जो है, जो हम मानते हैं कि वो रावणा की जो लंका है, उनकी जो पैलेस है, उनकी जो किला है, उसको हेलीकॉप्टर से देख के जाएगा। भगवान बुद्ध का जो हड्डी के एक स्तूप है उधर जाएगा ये। तो मतलब टारगेट सेट कर रहा है ना, जिस चीज को उड़ाना है, ये सब काफिराना है, तो इसको उड़ाना है। जब गजवाए होगा, गजवाए श्रीलंका भी होगा, तो क्या क्या निकालना है वो चेक करने के लिए जा रहा है भाई, तो उससे ज्यादा क्या है। पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करना भी हमारी समय का फिजूल की खर्चा है, वेस्ट है। वो एक बकवास की है, एब्सोल्यूट यूजलेस कंट्री। नहीं, इस बात को मैं भी मानता हूं कि डिस्कस करना टाइम का वेस्टेज है, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, अगर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर से पहले, टू बी प्रिसाइज, जो पहलगाम अटैक उससे पहले पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके के हमले फेस कर रही थी अपनी ही कंट्री में। लोग सड़कों पर आर्मी को और आर्मी चीफ को गाली, इमरान खान के लोगों ने आर्मी को बर्बाद कर दिया। आर्मी अपने आप को डिफेंड करने पे आ चुकी थी, पीका एक्ट लाई थी कि आर्मी के खिलाफ बोलने पे आपको सजा हो सकती है। हालांकि आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंडेम, अगर वो गलत काम कर रही है तो कंडेम किया जा सकता है, लेकिन ये बोला गया, ये एक्ट लाए, मतलब कानून साजी करके आर्मी की इज्जत बचाई जा रही थी, फिर भी बच नहीं रही थी। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद जब इंडिया ने अटैक किया तो सडनली ये आर्मी दूध से धुल गई, गंगा नहा ली, और ये आर्मी देशभक्त हो गई, करप्शन ऑल ओवर खत्म हो गया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर बन गए कंट्री के सबसे बड़े देशभक्त, सबसे बड़े सपूत। तो अब आपको कहीं लग रहा है कि ये पहलगाम का एक करवाने का एक रीजन ये हो सकता है कि आर्मी को बचाना? बिल्कुल बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक था उनका। एक बार भारत से पंगा ले लेते हैं और भारत उनके खिलाफ कुछ भी करती है, तो जितने भी अंदरूनी इश्यूज हैं वो सब
बाजू रख के सब इकट्ठा हो जाएंगे। इमरान खान भी वो स्टेटमेंट ऑफिशियली दिया है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, भारत के खिलाफ खड़े हैं, उनके पास भी कोई ऑप्शन ही नहीं। तो ये मसीह मुनीर का एक मास्टर स्ट्रोक है। और अब जो इनके ऊपर जो मुहिम चल रहा था, जो गालियां सुनना हो रहा था उसका, जैसे ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आर पार जोड़ दो, कारगिल रास्ता खोल दो, ये सब चल रहा था ना। तो ये सब इसको टालने के लिए, और बलूचियों ने इसको हर दिन 1 या 2 सेना को मार रहा है, इनके फौज, इनके जो आर्मी के कमांडर्स है उसको मार रहे हैं, वहां टीटीपी मार रही है। फिर वहां गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग ने इनके सीपीसी को बंद करके रखा था, 1 महीने तक वो बंद था। तो चाइना का गुड्स ना पाकिस्तान में आ पा रहा था, यहाँ से वहां कशगर कुछ भी नहीं जा पा रहा था, उसको बंद करके रखे थे लोग। और फिर सिंध भी उठ खड़ा हो गया, उनके जो 6 कनाल चोलिस्तान में ये लोग पंजाबी एलिट उनको डाइवर्ट करने के लिए प्लान कर रहे थे ना, उसके खिलाफ सिंध भी खड़ा हो गया। तो इस सबको जोड़ने के लिए उनको, उनके पास एक ही मेडिसिन है, वो हिंदू हेट्रेड और भारत की हेट्रेड। तो वो एक मास्टर स्ट्रोक था। बाकी अब कितना बम्बार्डमेंट किया, कितनों को मारा, कुछ फर्क पड़ा उनको? वो तो फील्ड मार्शल बन गया। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान ही तो जीता है ना, भारत कहाँ जीता है। और उनके क्या नाम है उसका, उनका जो इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, उनका बयान है मोहसिन नकवी, हाँ, उनका बयान आपने सुना होगा कि हमारी एयरबेस में बम गिरने वाले थे, हम देख रहे थे क्या होगा, और कोई अल्लाह की मेहरबानी से वो इधर गिरा उधर गिरा, कुछ नहीं हुआ, हमें नुकसान ही नहीं हुआ। मतलब ये लोग किस दुनिया में जीते हैं, आप समझ सकते हो ना। तो जीता तो वही जीता है ना, अब कितना भी मारो फिर भी वही जीतेगा। और कोई, अब मान लीजिए कि किसी को मार के उनके डेड बॉडी को भी दिखाएंगे, वो कहेंगे वो मरा नहीं है, क्योंकि वो शहीद है। और कुरान पाक में वो बोला गया कि कोई जो दीन के लिए मरता है वो कभी मरता ही नहीं है, वो अल्लाह के दरबार में वो जिंदा रहता है। कोई शहीद कोई मर ही नहीं सकता है। शहीद का मतलब क्या है इस्लाम की परिभाषा में? सही शहीद का मतलब क्या है? वो मरेगा नहीं, शहीद कभी नहीं मरता है। इसीलिए आप किसको मारा है, किसको नहीं मारा है, वो दीन के लिए जान दे दिया और फिर जाके वहां जन्नत में बैठा है अल्लाह के साथ। तो ये सोच रखने वालों को आप क्या समझा पाओगे, आप क्या समझाओगे? ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए पाकिस्तान का जो मानसिकता है वो आपके अधीन में नहीं है। वो लोग वो नैरेटिव जो चलाते हैं, वो आई मीन हंसना है रोना है ये भी हमें समझ में नहीं आता है। ऐसी नैरेटिव जो लोग, दैट इज द रीजन व्हाई असीम मुनीर जो कर रहा है वही कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के पास गया, ठीक है भाई, अब इतना उनके चैनल्स में, यूट्यूब चैनल्स और इसमें बड़ा चढ़ा के दिखाया, देखो हमें डायरेक्टली लंच पे बुलाया मसीह मुनीर को। वो अलग बात है कि उसको उधर थप्पड़ मार के उसको भेज दिया उधर, पता नहीं उसको खाने के लिए कुछ दिया भी नहीं है, वो भी मालूम नहीं है हमें, क्योंकि एक भी फोटो बाहर, डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर दोनों एक फोटो फ्रेम में कहीं आपको नहीं दिखा है, कोई जॉइंट स्टेटमेंट आया नहीं है ना। और ये बंदा क्या किया उधर जाके वाशिंगटन, वहां एक मॉल में गया, उधर भी एक शॉपिंग कर रहा था, तो मौज मस्ती में था। तो ये चीज है। तो हमें इट्स अ जोक ऑफ अ कंट्री, और इसके बारे में क्या बात करते हैं। तो बट क्या करें, अभी उंगली करते रहेगा। अब देखिए 221 से लेके 225 तक लगभग 4 साल जो कमर जावेद बाजवा के समय में हमने जो सीज फायर एग्रीमेंट किया था वो कायम था। सीज फायर वाज एनफोर्स्ड, फायरिंग कुछ नहीं हुआ। पहलगाम से पहले शुरू हो रहा था धीरे धीरे से। कुछ महीने पहले शिवखोरी के पास जो हुआ था, वैष्णो देवी के पास, वहां 9 लोग मर गए थे। उसके बाद 2-3 जगह पे हिंदुओं के ऊपर अटैक्स हुए हैं। फिर पहलगाम तो बहुत बड़े लेवल पे हुआ, वो अलग बात है, मगर धीरे धीरे से हो रहा था। सीज फायर तो था,
तो वो फिर उनका जो क्या कहते हैं उसको, बिलो द रेडार वाली जो उनकी जो हरकतें थे, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल करके उसको चलाने वाली, फिर पूरा प्रोजेक्ट शुरू हो गया। और ये पहलगाम करने का मकसद दो है, आपने जैसे कहा, एक उनका देश को इकट्ठा रखना था, दूसरा चाइना का एजेंडा लेके जाना था। क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप फायदा नुकसान देखेंगे, पाकिस्तान का कुछ नुकसान नहीं हुआ। उसी समय जब ये हम बम्बार्डमेंट कर रहे थे, उनके पूरे ठिकाने को उड़ा रहे थे, उसी समय उनको $2.3 बिलियन आईएमएफ ने दिया। ये ऑपरेशन सिंदूर हम पॉज करने के बाद हफ्ता 10 दिन के अंदर वर्ल्ड बैंक ने उसको $40 बिलियन दिया। भाई आप कितना नुकसान पहुंचा है उसको। हमने जितने भी ठिकानों को मारा है, उनके किराना हिल्स में मारा है, नूर खान में मारा है, कहीं भी जो भी हमने उसको नुकसान पहुंचाया, उसके एवैक्स उड़ा दिया, F-16 को उड़ा दिया, जितना भी नुकसान हमने पहुंचाया पूरा एस्टिमेट करके आप देखेंगे शायद 8 से 9 बिलियन डॉलर आपने उसको नुकसान पहुंचाया होगा। ऐसे आ गया उसको $40 बिलियन आ गया। इस ऑपरेशन से उसको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। वो पैसे लेके क्या करे, वो पैसे लेके श्रीलंका जा रहा है, मस्ती कर रहा है। तो जंग उसके लिए फायदेमंद है पाकिस्तान के लिए। वो हमारे साथ कुछ पंगा लेके हमारे साथ कुछ ऐसे बकवास की काम करता है तो उनको पैसा मिल रहा है, चाइना दे रही है उसको, अमेरिका दे रही है, आईएमएफ दे रही है, सब कुछ हर देश से उनको पैसा मिल रहा है, तो क्यों नहीं करेगा, वो आराम से करेगा। करने के बाद थोड़ा रेस्ट लेगा ना, थोड़ा इधर उधर जाके रेस्ट लेके हाथी वीती देख के वो आएगा, फिर यहाँ कुछ और करेगा। क्योंकि 22 अप्रैल से पहले 5 दिन पहले वो बोला था ना, वी आर डिफरेंट, हमारी बेसिस ये दिखाया ना, वो 2 नेशन थियरी वो वाली बकवास की स्पीच और दोबारा दिया है, 3 दिन पहले दिया है। मतलब यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग एल्स। तो पता नहीं, अभी गुजरात में हो रहा है, एक हमारी एयर इंडिया का फ्लाइट गिर गई, ब्रिज गिर गया, पता नहीं गुजरात में ही क्यों हो रहे हैं, पता नहीं, शायद उसमें कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, बोल नहीं सकते हैं, बट यू कांट रूल आउट, एटलीस्ट वो एयरक्राफ्ट क्रैश में यू कांट रूल आउट सबोटाज। तो रिपोर्ट तो आएगा 2-3 दिन में, देखेंगे, बट कुछ ना कुछ हरकत करेगा ना वो, यहाँ के स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करेगा। अभी कश्मीर तो गए हो, कश्मीर तो अभी कोई नहीं जाएगा, तो कश्मीर में वो फिर दोबारा करने का कोई फायदा ही नहीं है, उसको करना हो तो बाकी देश में करेगा। अब बांग्लादेश एक फ्रंट खुल गया उसके लिए, शायद नेपाल को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उधर भी एक चाइना का गधा बैठा है, चाइना का टट्टू बैठा है उधर, वो शर्मा ओली, कल उनका बयान था कि भगवान राम, विश्वामित्र सब नेपाल में पैदा हुए हैं। अरे गधे, 400-500 साल पहले नेपाल कहाँ थी? ये सब कोसला, ऐसे बहुत से राज्यों का पार्ट थे ये। तो जब भगवान राम का पैदा हुआ, उनका जो अवतार हुआ था, या विश्वामित्र जी वेदों के कालखंड के ऋषि था वो, तब नेपाल किधर था? तो ये मतलब इनको कौन ये बोलने के लिए कौन उसको उकसा रहा है? ऑब्वियसली बीजिंग में बैठे तो कर रहे हैं ना, दोनों को हमारी पूरे एरिया में, हमारे जो नेबरहुड में, इनको इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ इनको सबको एक्टिवेट कर रहा है चाइना। पाकिस्तान तो कर रही है, तो कर रही है, नेपाल को भी वही कर रहा है, श्रीलंका से भी करने का कोशिश जारी है, फिर यहाँ से बांग्लादेश से भी वही होने वाला है। तो मालदीव्स तो ट्राई किया, मगर मालदीव्स तो अभी सरेंडर कर दिया भारत के सामने, वो अलग बात है। बट हमें खसने का कोशिश कर रहा है चाइना। क्यों? उनकी जो इकोनॉमी गिर रहा है, उसके चलते हुए पूरा भारत में आ रहे हैं लोग। वो पहला क्या किया, उनके फैक्ट्रीज वियतनाम में लगा के, मेड इन वियतनाम छापा लगा के अमेरिका भेज रहा था। अभी उनके ऊपर 40% टैक्स लग गया, जो भी वियतनाम से रूट होता है 40% टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो जेन्युइनली कोई और कुछ करना हो तो भारत में आना है। इसीलिए वांग की अजीत डोवल जी से जब बात कर रहा था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात कर रहा था, ट्रेड के बारे में बात कर रहा था वो। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से ट्रेड के बारे में थोड़ी बात करोगे, उनके बारे में ऑर्डर के बात करोगे, या आपके फौज के डिसएंगेजमेंट के बारे में बात करोगे, टेररिज्म जो भी है अलग चीज में बात करेंगे ना। ट्रेड मतलब वो डेस्परेट है, तो इसीलिए वो दो चीज कर रहा है, एक
हमें कुछ ना कुछ दे के फिर दोबारा उनका एंट्री मारने का कोशिश वो कर रहा है। दूसरा, यहाँ जितने फैक्ट्रीज आ रहे हैं, जो भी यहाँ तरक्की हो रहा है, एप्पल वीपल जो भी आ रहे हैं, उनको रोकने का, उनको डराने के काम भी पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों से वो करने का कोशिश कर रहा है। वही काम असीम मुनीर ने किया है। तो उनका ये दो मकसद था, चाइना का एक एजेंडा आगे लेके जाना है और दूसरा अपना देश को इकट्ठा रखने का। यही पहलगाम का घटना है। और अब तो इतना थक गया है बेचारा, तो जाने दीजिए ना, थोड़ा 2-3 हेलीकॉप्टर मार के आने के लिए बोलिए। हेलीकॉप्टर पता नहीं जियाउल हक के साथ क्या हुआ, एक बार याद करेगा तो इसके साथ क्या होगा, वो भी एक सोचने वाली बात होगी। यस, और शी जिनपिंग भी कुछ दिनों से गायब दिख रहे हैं, हो सकता है वो भी थैंक यू हो जाए। देखिए, शी जिनपिंग को कोई भविष्यवाणी में कोई बोला है कि पुराने चाइनीज उनके जो प्रेडिक्शंस होते हैं ना, जो भविष्यवाणी बोलते हैं, उनमें एक फोटोग्राफ, एक पेंटिंग है। वो पेंटिंग में ऐसा है कि एक सफेद परिंदा, तो वो एक वाण से लग के वो मर रहा है, ऊपर से गिर रहा है। तो ये जो सफेद परिंदा है उसका नाम चाइना में जी है। तो मतलब क्या है, कोई आपको रॉकेट से या बम से उड़ाएंगे आपको, ये किसी बंदे ने उसके दिमाग में बिठा दिया कि आपको कोई ना ये रॉकेट से आप मरोगे, इसलिए वो फ्लाइट में नहीं जा रहा है, डर रहा है फ्लाइट में जाने के। वो साउथ अफ्रीका से ब्रिक्स मीटिंग होने के बाद जिंगजियांग में जाके उतरा, जिंगजियांग से बेजिंग तक ट्रेन में गया, वो फ्लाइट में नहीं गया। और उसके बाद पूरे इसके जितने भी रॉकेट फोर्सेस के कमांडर से सबको निकाल दिया। उनको 2-3 लोगों तो मार दिया, बहुत से लोगों को वहां से हटा दिया, फिर नेवल ऑफिसर को वहां रॉकेट फोर्स के कमांडर्स बना दिया। भाई ये तो नेवल ऑफिसर है यार, उनको रॉकेट के बारे में क्या मालूम है। तो इतना डरपोक है, इतना डर रहा है वो शी जिनपिंग, तो इसलिए घर से नहीं निकल रहा है, तो इतना डर की माहौल है उधर। तो फिर भी उंगली करने की कोशिश करेगा, वो डायरेक्टली नहीं करेगा, ये इन टट्टुओं को यूज करेगा ना। असीम मुनीर है, असीम मुनीर को इतना पैसा मिला है, चाइना दिया है, अमेरिका दिया है, तो करना क्या है हमें पता नहीं उसको, इसलिए थोड़ा सोचेगा, श्रीलंका जाके वहां सोच के आएगा। राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। हम जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। नमस्ते।